Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of September 2022. तो गाइज आज है तारीख 21 सितंबर 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गैलापागोस आइलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA के रेफरेंस में आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है ये जो है एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। दो स्टेटमेंट ये यहाँ पर मेंशन कर दिए गए। अब नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देखो एक स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं या दोनों नहीं भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना है इसको। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और आते हैं सबसे पहले आर्टिकल की तरफ। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। क्या कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारे नेवी चीफ हैं एडमायरल आर हरि कुमार जी, इनका कहना यह है कि देखो जो चाइना है ना वो अभी भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे खतरनाक चैलेंज बना हुआ है हमारे लिए, ऐसा यहाँ पर इनका एक स्टेटमेंट निकल कर आया है। अब ये कौन से वाले एरिया के अंदर चैलेंज की बात कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपको पता ही है कि चाइना के साथ में इंडिया के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो काफ़ी सारी जगह पर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन है वहाँ पर आप लोग देख पाओगे दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर के बीच में काफ़ी सारे विवाद हैं, लंबे समय से ये विवाद बने हुए हैं, अभी तक ये विवाद ऐसे ही जारी हैं। लेकिन यहाँ पे जो नेवी चीफ है ना, इनका कहना यह है कि देखो लैंड बॉर्डर तो है ही, लैंड बॉर्डर पर डिस्प्यूट तो चल ही रहा है, उसके अलावा जो चाइना है वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी अपना जो प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि लैंड वाला एरिया देखोगे तो वहाँ पर डिस्प्यूट बने हुए हैं, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे इंडियन ओशन रीजन की तो वहाँ पर भी चाइना लगातार अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर रहा है, ऐसा हमने पिछले कुछ समय में देखा है। इनफैक्ट यहाँ पर ये मेंशन ये करते हैं कि साल 2008 से ही जो चाइना है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर अपना जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज़ कर रहा है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। हालांकि रीज़न ये देता है कि हम लोग यहाँ पर एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन चला रहे हैं, यानी जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, उनको टैकल करने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि चाइना इस प्रकार का जो रीज़न है वो देता है, लेकिन इसी बहाने अपना जो प्रेजेंस है वो इसने पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंक्रीज़ कर लिया है। ये यहाँ पर हमारे नेवी चीफ का स्टेटमेंट है। फिर बोलते हैं कि हम लोग को बिल्कुल एक निगरानी रखनी चाहिए चाइना के ऊपर, देखते रहना चाहिए किस किस प्रकार की यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ कर रहा है। साथ ही साथ में इन्होंने देखो एक चीज़ और मेंशन करी है, जब हम लोग बात करते हैं चाइना की ना तो इसने बहुत सारे कंट्रीज़ को लोन दे देकर अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कराए हैं, आपने देखा। और वैसे यहाँ पर बात की जा रही है जिबूटी की, तो जिबूटी भी यहाँ पर आपको इंडियन ओशन रीजन के पास में ही एक देश देखने को मिलेगा। अफ्रीकन कंट्री का ये देश है, मैं भी आपको इसके बारे में बताऊँगा, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है ये। तो वहाँ पे क्या होता है, आप देखोगे चाइना ने अपना एक नया बेस वहाँ पे बना रखा है। तो जिबूटी पर चाइना का एक नया बेस आ चुका है।
साथ ही साथ में चाइना और भी बहुत सारे जो पोर्ट्स हैं, बहुत सारे जो बंदरगाह हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नए नए बंदरगाह बना रहा है श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान और भी अलग अलग कंट्रीज़ में, जिससे कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया को बहुत सारे कंसर्न्स, बहुत सारी चिंताएँ यहाँ पर पैदा होती हैं, ये यहाँ पर बोला जाता है। अब इसको हम लोग अगर एक मैप के माध्यम से देखें तो ये किस प्रकार से दिखेगा। ये यहाँ पर है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पे जब आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर आपको इंडियन ओशन रीजन देखने को मिलेगा। यहीं पर चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ पर नेवी चीफ का स्टेटमेंट है। हालांकि आपको पता होगा बॉर्डर पर तो विवाद हैं ही, लेकिन यहाँ पर भी आप देख पाओगे लगातार जो इसका प्रेजेंस है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। और जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया था जिबूटी के बारे में, है ना, जिबूटी में चाइना का एक बेस बन चुका है, चाइना ने अपना एक बेस डेवलप कर लिया है। तो जिबूटी यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाला एक देश है, आपको ध्यान रखना है। अब वो जो जिबूटी है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, ठीक है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसको हम लोग अफ्रीका के सींग भी बोलते हैं। अब जब बात की जाती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो कुछ इस प्रकार से आपको ये हिस्सा देखने को मिलेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बेसिकली आपको 4 देश देखने को मिलते हैं। वो 4 देश कौन कौन से हैं? वो है यहाँ पर सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूटी। ये बेसिकली 4 देश आते हैं इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो जिबूटी कहाँ पर है आपको यहाँ पर एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। यहीं पर चाइना का एक नया बेस आ चुका है और इसके बगल में देखोगे यह है इंडियन ओशन रीजन। तो यही तो कहना चाहते हैं नेवी चीफ कि इंडियन ओशन रीजन में लगातार इसका जो प्रेजेंस है वो अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान रखना हॉर्न ऑफ अफ्रीका ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, पिछले साल से लगभग देखोगे 4-5 बार न्यूज़ में आ चुका है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर 4 देश हैं, कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है सीड, जिसको हम लोग बीज बोलते हैं ना, सीड का मतलब होता है बीज, ऐसे याद रख सकते हो। एस से यहाँ पर सोमालिया, ई से एरिट्रिया, ई से इथियोपिया और डी से जिबूटी, इस प्रकार से ध्यान रखना। आगे आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जिबूटी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, चाइना ने बेस बनाया। उसके बाद श्रीलंका के अंदर जो पोर्ट हो गया उसको डेवलप कर लिया, म्यांमार के अंदर पोर्ट डेवलप कर लिया, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर लिया। इस प्रकार से यहाँ पर चाइना ने बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स को भी डेवलप कर रखा है, जैसा कि यहाँ पर नेवी चीफ ने बोला है ना। तो इससे भी आप देखोगे ना, ये कौन सा रीजन है, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन रीजन है। इस पूरे रीजन के अंदर धीरे धीरे इसका जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ सालों में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, जो कि इंडिया के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। ऊपर से तो चाइना यहाँ पे प्रॉब्लम पैदा कर ही रहा है, नीचे से भी आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज़ होगा। तो इंडिया को भी यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी सारे कंसर्न्स होने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? इतना समझ में आ गया जो भी आर्टिकल में था। अब मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इंडियन ओशन रीजन है उसका इम्पोर्टेंस भारत के लिए क्या है, उसका महत्व क्या है भारत के लिए, तो आप यहाँ पर कितने पॉइंट्स कलेक्ट कर पाओगे? देखो चलो यहाँ पर उसके बारे में आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये भारत के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना, जहाँ पर ये इस प्रकार से चाइना के थ्रू प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। तो सबसे पहली बात आप देखोगे तो भारत का एक बहुत लंबा चौड़ा मैरीटाइम बाउंड्री देखने को मिलेगा। मैरीटाइम बाउंड्री मतलब समुद्र से लगा हुआ हिस्सा इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो लगभग 7500 किलोमीटर्स का आपको ये एरिया देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कोस्ट लाइन बोलते हैं। वो कोस्ट लाइन देखने को मिलेगी जो कि डायरेक्टली यहाँ पे समुद्र से टच है ना। अब उसके बाद यहाँ पर देखोगे कि जो इंडियन ओशन रीजन है ना, ये भारत के लिए इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है। यहाँ पर आपको सिक्योरिंग सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन जिसको हम लोग SLOC के नाम से जानते हैं, इसको भारत यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योर करने की कोशिश करता है क्योंकि यहाँ से व्यापार बहुत सारा होता है। जैसे कहने का मतलब है कि जो ये इंडियन ओशन रीजन है ना, ये बाब एल मंडेब स्ट्रेट से कनेक्ट होता है और यहाँ से कहाँ तक जाता है, यहाँ से यूरोप अमेरिका तक कनेक्ट होता है। फिर उसके बाद में देखोगे यही जो यहाँ पर इंडियन ओशन है पर्शियन गल्फ तक कनेक्ट होता है। फिर उसके बाद में आप कह सकते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से यहाँ पर काफ़ी सारा व्यापार होता है। फिर उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर इंडिया और जो पैसिफिक ओशन है ये यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारा व्यापार होता है आसियान कंट्रीज़ के बीच में। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया, देखो जो इंडियन ओशन रीजन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया भर में समुद्र के माध्यम से जितना भी व्यापार हो रहा है 75% व्यापार इसी पर्टिकुलर एरिया से गुजरता है। तो ये बात भी यहाँ पर रखी जा रही है।
अब जो भी बातें मैंने आपको बताई है कि बाब-एल मंडेब से कनेक्ट हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से कनेक्ट हो रहा है, तो इसको आप लोग इस पर्टिकुलर मैप में देख सकते हो। मैप से आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। ये पूरा इंडियन ओशन रीजन हुआ। अब इस इंडियन ओशन रीजन को देखोगे तो यहाँ से आप कह सकते हो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हुआ, यहाँ से कनेक्ट हुआ, बाब-एल मंडेब स्ट्रेट से कनेक्ट हुआ, सुएज़ कैनाल से निकला, इधर यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ तक पहुँच गया। तो यहाँ से इंडियन ओशन रीजन से इस प्रकार से कनेक्टिविटी है ऊपर तक, है ना। फिर उसके बाद में ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ से आप देख पाओगे यहाँ से कनेक्टिविटी है। इधर जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे व्यापार कर पाती हैं। देन उसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इन वाले एरिया से कनेक्ट हो गया और इस वाले एरिया से यहाँ यूरोप तक कनेक्ट हो गया। इस वाले एरिया से जो ये पूरा का पूरा फार ईस्ट रीजन है इससे कनेक्ट हो गया। देन उसके बाद में आप लोग देखोगे ये नीचे से गुजरता हुआ इस प्रकार से यहाँ पर जो साउथ अमेरिका है यहाँ से भी कनेक्ट करता है। तो ओवरऑल इंडियन ओशन रीजन की कनेक्टिविटी आप देखोगे पूरे दुनिया भर से है। यहाँ से बहुत सारा व्यापार देखने को मिलता है। तो इस वजह से भी इंडिया के लिए ये जो रीजन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर है ना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा यहाँ पे टारगेट रहता है 5K प्लस लाइक का, जिसको आप लोग यहाँ पर अचीव करवाते हो डेली बेसिस पर और आज भी करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर पाओगे। इनफैक्ट जब भी आप लोग ज्योग्राफी का जो भी स्टैंडर्ड बुक है, कोई सा भी जब आप लोग रेफ़र करोगे उसको पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है साउथ वेस्ट मानसून का। आज हम लोग उसको समझेंगे आखिरकार साउथ वेस्ट मानसून होता क्या है। लेकिन देखो यहाँ पर उससे पहले हमें समझना है कि चर्चा क्या हो रही है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, ये विड्रॉ होना स्टार्ट हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो राजस्थान के अंदर अर्ली विड्रॉवल देखने को मिला है साउथ वेस्ट मानसून का। सितंबर का मंथ चल रहा है, आज 21 ऑफ सितंबर है। यहाँ पर तारीख दी गई है 30 सितंबर। जो 30 सितंबर होने वाला है ये बेसिकली फाइनल डे होने वाला है इस पूरे सीज़न का। हमारे पूरे देश में ये जो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा 30 ऑफ सितंबर को, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। हालांकि इस मानसून सीज़न जब से ये चला था, ये मानसून चला था, तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी जगह पर बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हुई और बहुत सारी जगह पर बारिश नहीं हुई। तो वो सारी बातें आपको इस पिक्चर से देखने में क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे जो ये मैप आपको दिख रहा है इंडिया का, जो डार्क ब्लू कलर के एरियाज़ हैं, वो डार्क ब्लू कलर के एरियाज़ क्या दिखाते हैं कि यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हुई है। थोड़े से लाइट ब्लू हो गए, वहाँ पर भी ज़्यादा ही है, और यहाँ पर थोड़ा और लाइट ब्लू हो गया, वहाँ पे नॉर्मल बारिश हुई है। लेकिन जो रेड कलर के एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे ना, ये मेंशन करते हैं कि यहाँ पे बारिश कम रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया, बिहार के अंदर हो गया, झारखंड में हो गया, मणिपुर में हो गया, उसके बाद में पंजाब में हो गया। ये कुछ ऐसे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर अब की बार बारिश काफ़ी कम रही है, डेफिशिएंट वाली कंडीशन में रही, यानी कि घाटे में रही है, कम ही रही है, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। माइनस में रही है हर जगह पर। देखोगे उत्तर प्रदेश में -37%, बिहार में -30%। बाकी यहाँ पर जो ये डार्क ब्लू कलर के एरियाज़ आपको दिख रहे हैं नीचे की साइड में, सदर्न स्टेट्स में, यहाँ पे बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, ठीक है ना, लार्ज एक्सेस में देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और कुछ ये जो एक तो बिल्कुल डार्क कलर हो गया, और कुछ जो कलर है ये इससे थोड़ा सा लाइट है, और कुछ कलर बिल्कुल लाइट है। तो यहाँ पर ये ऑब्वियस ही बात है, चीज़ें आराम से मेंशन की जाती हैं कि जो डार्क ब्लू कलर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई, इससे हल्का जो है इससे थोड़ी सी कम हुई, और बाकी जो लाइट ब्लू कलर है आपको दिख रहा है यहाँ पर बारिश नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिली है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर डेफिशिएंट वाली कंडीशन ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पर आपको बारिश अब की बार कम देखने को मिली है। क्लियर हो गया। तो ये अब की बार का सिचुएशन था साउथ वेस्ट मानसून का, ये इस आर्टिकल में बताया गया। अब फिलहाल यहाँ पर ये जो मानसून है ख़त्म होने वाला है, 30 ऑफ सितंबर तक का एक फाइनल डे यहाँ पर बताया जा रहा है। नाउ अब फाइनली यहाँ पर इस टॉपिक को आपको करना क्या होगा, अपने सिलेबस से लिंक करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, अब आपको साउथ वेस्ट मानसून पढ़ना है कि आखिरकार साउथ वेस्ट मानसून है क्या, कैसे आता है, सारी ज्योग्राफिकल टर्म्स को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे ना। जब हम लोग मैप को देखते हैं तो साउथ वेस्ट मानसून वाला रीजन कौन सा है इसको समझते हैं। पहली बार जब आप लोग मैप देखते हो तो मैप को इस प्रकार से डिवाइड करते हो, ऊपर आपको नॉर्थ देखने को मिलेगा, नीचे साउथ देखने को मिलेगा, इधर ईस्ट देखने को मिलेगा और इधर वेस्ट देखने को मिलेगा, है ना। अगर हम लोग इस मैप को और फर्दर डिवाइड करें तो इस प्रकार से हम लोग इसको और डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब इस प्रकार से डिवाइड करके ये रीजन कौन से कहलाएंगे, ये वाला जो साउथ और ईस्ट रीजन के बीच में ये बेसिकली साउथ ईस्ट रीजन कहलाएगा, और साउथ और वेस्ट रीजन के बीच में जो है वो यहाँ पर साउथ वेस्ट रीजन कहलाएगा।
ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये साउथ वेस्टर्न रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इंडिया से देखें साउथ वेस्टर्न वाला रीजन कौन सा है, तो आपको एग्जैक्टली ये वाला देखने को मिलेगा, है ना। तो यहीं से क्या होता है, ये जो मॉनसून है ये अराइव करता है, यहीं से ये मॉनसून एंटर करता है इंडिया के अंदर में। तो इसी वजह से इसको हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से जानते हैं। अब ये देखो मानसून इस प्रकार से आता है, सबसे पहली बार जब यहाँ पर इंडिया के अंदर ये एंटर कर रहा होता है तो केरला के अंदर बारिश करवाता है, केरला के अंदर पहले हिट होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड में, देन उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेश नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक, और इधर से आप देखोगे वेस्ट बंगाल में भी पहले हिट करता है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जब भी यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है तो कौन कौन से स्टेट्स है जिसको यहाँ पर पहले हिट करता है। तो आप लोग यहाँ पर ये नाम ज़रूर ध्यान रखना, इन एरियाज़ को पहले हिट करता है, फिर उसके बाद में ये मानसून ऊपर तक जाता है, थार डेजर्ट तक आपको ये जाता हुआ नज़र आएगा। क्लियर हो गया। अब गर्मियों के टाइम पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ की पोजीशन कुछ इस प्रकार से होती है कि जो नदन वाला रीजन है, यानी कि अर्थ का जो नॉर्थ वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर डायरेक्टली सन की लाइट पड़ रही होती है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो रही होती है। अब हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो मानसून है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे ये ऊपर तक पहुँचता है, बारिश कैसे करवाता है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। हम लोग अभी क्या करेंगे ना, पहले हम लोग केरला वाली सिचुएशन लेकर समझेंगे। यानी कि पहले हम लोग समझेंगे कि जब मानसून यहाँ से एंटर किया, यहाँ पे इसने बारिश करवाई, तो यहाँ पे बारिश आखिरकार हुई कैसे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो मानसून आता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको देखने को मिलेगा गर्मी लगातार इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब जब गर्मी बढ़ रही है, सन की लाइट जो है लगातार यहाँ पे पड़ रही है अर्थ पर, नदन वाले रीजन पर, तो आप देखोगे कि जब भी गर्मी होती है ना, तो अगर आप लोग लैंड और वाटर, किसको, ज़मीन को और पानी को अगर आप लोग यहाँ पर कंपेयर करोगे, तो जो ज़मीन है ना वो जल्दी गर्म होती है, और जल्दी गर्म होने के साथ साथ ठंडी भी जल्दी होती है। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ज़मीन क्या होती है, जो हीट मतलब ज़मीन जो है जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, आगे की बात समझते हैं। गर्मी पड़ रही है समझो, अब गर्मी पड़ रही है तो यहाँ पर क्या होता है ना, ज़मीन पर ज़मीन जल्दी गर्म होगी पानी के कंपैरिजन में, ठीक बात हो गई। अब जल्दी गर्म होगी तो इससे क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, यानी कि हवा यहाँ पे गर्म होकर ऊपर उठेगी। जब गर्म हो जाएगी हवा तो वो ऊपर उठने लगती है, तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, जो गर्म हवा है ना वो ऊपर उठने लगेगी, इस प्रकार से जैसा कि आप लोगों को पिक्चर में दिखाया गया है। अब जब ये गर्म हवा ऊपर उठेगी तो ये एरिया नीचे तो खाली हो गया, इस एरिया को भरा जाएगा। वो एरिया कैसे भरेगा, ये एरिया जो है भरेगा आसपास की ठंडी हवा से। तो अभी ठंडी हवा कहाँ पर है, ज़मीन तो गर्म हो गई है, ज़मीन से गर्म हवा ऊपर उठ रही है, तो ठंडी हवा कहाँ से देखने को मिलेगी आपको, समुद्र पर, क्योंकि समुद्र क्या हो रहा है, एक तरीके से बहुत धीमे धीमे ठंडा हो रहा है, बहुत धीरे धीमे गर्म हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी सिचुएशन थोड़ी सी ठंडी है, अगर हम इसको ज़मीन से कंपेयर करें तो यहाँ से जो हवा है ना वो हवा उठकर यहाँ तक आएगी, क्योंकि इस वाली जगह को फिल करना होगा, क्योंकि यहाँ से हवा उठकर ऊपर चली गई। तो इधर से ठंडी हवा उठकर इधर आई, और इधर आई तो ये भी गर्म हो गई, गर्म हो गई तो ये ऊपर उठ गई। अब ऊपर उठ गई तो क्या होगा, इससे ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि हवा जैसे जैसे ऊपर जा रही है ऊपर टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होगा ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, बादल बनेंगे तो यहाँ पे बारिश बनेगी, यानी कि ये बारिश होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा का पूरा मानसून काम करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर हवा गई, हाई प्रेशर हुआ, उसके बाद यहाँ पे बारिश हुई, हवा ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद में वापस से वो नीचे गिरेगी। अब वो वापस से यहाँ पर नीचे आ जाती है, कहाँ पर, समुद्र पर। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पहले ज़मीन गर्म हो रही है और पहले यहाँ पर ज़मीन ठंडी भी होती है। क्लियर बात हो गई। तो इस प्रकार से हमें बारिश देखने को मिलती है। तो ऐसे यहाँ पर समुद्र पर होता है, यानी ज़मीन गर्म हो रही है इधर से, तो समुद्र से हवा उठी, इधर पहुँची और ये भी ऊपर उठी, और ये इस प्रकार से बारिश करवाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा एक, वो क्वेश्चन ये है कि सर ये बताओ बारिश केरला में पहले कैसे हो गई। ठीक है ना, ये तो हवा है, ये तो हवा सीधा यहाँ पर आनी चाहिए, है ना, और यहाँ पर उठकर ऊपर उठनी चाहिए, इधर आके बारिश करवानी चाहिए। लेकिन पहले केरला में बारिश कैसे हो जाती है ये समझाओ। ठीक है ना। तो इसके पीछे का रीज़न है, रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अलग अलग वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो वो एक बेसिकली एक रीज़न बनता है जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो केरला में पहले बारिश हो जाती है।
अब वो रीज़न कैसे बनता है मैं आपको उस रीज़न को समझाता हूँ। देखो, जैसे अभी हम लोगों ने समझ लिया था कि धरती जल्दी गर्म हो रही है पानी के कंपैरिजन में, तो यहाँ से अगेन हवा उठकर आई। अब हवा उठकर जा रही है, लेकिन होता क्या है, हवा उठकर यहाँ तक पहुँचती है, लो प्रेशर तक पहुँचती है, लेकिन उससे पहले बीच में पहाड़ आ जाते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, उस पहाड़ की वजह से हवा ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है। अब हवा जब ऊपर उठेगी, इस प्रकार से जाना होगा, लो प्रेशर तक पहुंचना है ना, यहाँ तक पहुंचना है हवा को, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली हो चुकी है, इस जगह को भरना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह हवा उठी, लेकिन बीच में आ गए पहाड़। पहाड़ की वजह से ये ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने लगी तो टेम्परेचर गिरने लगा, और टेम्परेचर गिरने लगा तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, और इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो बारिश पहले हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, हवा ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो प्रेशर, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर जो जगह खाली है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो हवा है वो इस प्रकार से जगह को फिल करेगी और फिर यहाँ पर बारिश करवाएगी। कहने का मतलब है, पहले बारिश इधर क्यों हो जाती है, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि आपको वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, इस वजह से वेस्टर्न घाट्स पर पहले बारिश हो जाती है। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। इसी प्रकार से जो ये लैंड है ये गर्म रहता है, और लैंड जब गर्म रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जो विंड है वो उठकर पहुँचती है और फिर वो बारिश करवाती है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा। पूरा का पूरा मुद्दा क्लियर हो गया। ये सारी जगह पर आपको यही सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। आपको इसी बुक उठाना, तो आपको यहाँ पर साउथ वेस्टर्न मानसून समझ में आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें समझ में तो आ गया, लिखेंगे कैसे ये सारी बातें? तो वो सारी बातें समझा तो मैंने पिक्चर के माध्यम से दिखाए, लेकिन आपको लिखित में भी प्रोवाइड करवा दिया। ये सब कुछ आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा का पूरा साउथ वेस्ट मानसून वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको सब कुछ पीडीएफ में मिल जाता है। देखो, अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान भी रहते हैं। जब भी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करोगे ना, तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के साथ साथ एक और ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट, ठीक है ना। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इस ऐप में जैसे ही आप लोग इस पर्टिकुलर पीडीएफ को ओपन करोगे, आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये येलो कलर का साइन दिखाई पड़ेगा। इसी के अंदर ये सारे के सारे नोट्स जो हैं वो रखे गए हैं। तो जैसे ही आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करोगे, इस पर टैप करोगे येलो कलर के साइन के ऊपर, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसको जैसे चाहो यूज़ कर सकते हो, नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट करना चाहो अपने डिजिटल नोट्स में तो वो भी कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, फिर वरना ही तो फिर परेशानी होती है, फिर आप लोग परेशान होते हो। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने इस वीडियो के अंदर ही बता दिया है। अगले आर्टिकल पर आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने हमेशा सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। हमेशा 3 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में चर्चा की जाती है। ये ट्रेजेडी क्या थी, मैं आपको बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। अभी इस ट्रेजेडी को समझने से पहले समझते हैं कि आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों आ चुका है। न्यूज़ में इसलिए आ चुका है क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ना, इन्होंने क्या किया, भोपाल की गैस ट्रेजेडी के केस के मामले में जो भी विक्टिम्स थे, जो भी पीड़ित लोग थे, उनको मुआवजा जो दिया जाना है, उस मुआवजे को बढ़ाने को लेकर यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार से उनसे जवाब मांगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इसने सरकार से जवाब मांगा किस चीज़ को लेकर, कि जो भी यहाँ पर पीड़ित थे, जो भी यहाँ पर विक्टिम्स थे किसके, भोपाल गैस ट्रेजेडी के, उनका जो कंपनसेशन दिया जा रहा है, उन लोगों को जो मुआवजा दिया जा रहा है, उस कंपनसेशन को यहाँ पर बढ़ाया जाए। इस चीज़ के ऊपर क्या सोचती है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार से यहाँ पर जवाब मांगा गया है, ठीक है। आप बताओ यहाँ पर कि जो मुआवजा है इसको इंक्रीज़ करना चाहिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 11 अक्टूबर तक यहाँ पर आखिरी तारीख दी है कि इस तारीख तक आपको यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताना है, यहाँ पर अपना जो जवाब है वो देना है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी तक कहानी सही से क्लियर नहीं हो पा रही होगी, यानी कि मुआवजा किस बात का, कौन विक्टिम है ना, ये कहानी समझ में नहीं आ रही होगी। तो इसको बैकग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। बैकग्राउंड से क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, पहले आपको समझना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी। आखिरकार ये भोपाल गैस ट्रेजेडी है क्या, यानी कि जो एक दुखद घटना थी, ये बेसिकली यहाँ पर भोपाल की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल के अंदर ये एक दुखद घटना घटित हुई थी, जिसको आज तक याद किया जाता है। अब हुआ क्या था, ये सारी बात हम लोग समझेंगे। आप लोग बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखना, इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। बैकग्राउंड समझेंगे तो सबसे पहली बात देखो, ये बात है 3 दिसंबर 1984 की। कब की, 3 दिसंबर 1984 की। तो उस दिन रात का समय था, आधी रात हो रही थी, और आधी रात के समय पर एक गैस लीक होती है, और उस गैस की वजह से हज़ारों लोगों की जान जाती है और हज़ारों लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इनफैक्ट आज तक यहाँ पर वो लोग, काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं उसी भोपाल गैस ट्रेजेडी से। तो यहाँ पर
3 दिसंबर 1984 में। होता यह है कि भोपाल के अंदर एक कंपनी लगी हुई है, यूनियन कार्बाइड उस कंपनी का नाम है। वो जो कंपनी है ना, वो पेस्टिसाइड, बेसिकली वो कंपनी क्या, वो पेस्टिसाइड प्लांट था, यानी जो कीटनाशक होता है ना, उसको बनाने के लिए एक प्लांट लगाया गया था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। अब ये मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में लगाया गया, और इसी प्लांट से क्या होता है, एक गैस रिलीज हो जाती है, लीक हो जाती है। और लीक कब होती है? 3 दिसंबर 1984 में, आधी रात में। और इस गैस का नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है मिथाइल आइसोसियानेट। मिथाइल आइसोसियानेट, MIC के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? CH3NCO या फिर C2H3NO के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह है मिथाइल आइसोसियानेट। देखो यहाँ पर एस्टिमेशन ये दिया जाता है कि लगभग, मतलब एक अंदाज़ा है कि 40 टन के आसपास जो ये गैस है और जो दूसरे केमिकल थे इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, वो लीक हो गए थे। और वो जो केमिकल जैसे ही एनवायरनमेंट में लीक होते हैं, लोग सूंघते ही मर जाते हैं। ये केमिकल इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये केमिकल इतना खतरनाक हो क्यों गया था, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो बात ये की जाती है, जो ये मिथाइल आइसोसियानेट है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है। और अगर ये एयर के अंदर रिलीज़ कर दी जाए, एयर में मिक्स हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं इंसान जो है इसको इनहेल करते, इसको सूंघते ही यहाँ पर उसकी मृत्यु हो सकती है। ये इतनी खतरनाक गैस है। प्लस अभी तक का, मतलब आप कह सकते हो पूरे दुनिया भर में अभी तक का एक 72 केमिकल डिज़ास्टर है। इसको याद रखा जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से। अब देखो हुआ यहाँ पे ये था, मैं आपको एग्जैक्टली इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। जो ये यूनियन कार्बाइड कंपनी है ना, यहाँ पर बताया ये जाता है कि नीचे देखो इस गैस का टैंकर था। कौन से गैस का टैंकर था? मिथाइल आइसोसियानेट का। और इसके ऊपर से पानी का पाइप गुजर रहा था, और वो जो पानी का पाइप है ना, इसमें कहीं ना कहीं लीक हो गया था। और रिसर्च ये बताती है कि जो मिथाइल आइसोसियानेट है, अगर ये पानी के साथ में मिक्स हो जाए ना, तो ये अपने आप में एक डिज़ास्ट्रस कॉम्बिनेशन है। अगर मिथाइल आइसोसियानेट पानी के साथ मिक्स हो जाए तो एक डिज़ास्ट्रस सिचुएशन है। मतलब कि अगर इंसान सूंघ ले तो यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाए, मतलब ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाए इसको सूंघते ही। इतना खतरनाक यहाँ पर ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मिथाइल आइसोसियानेट किसके साथ मिला था? वाटर के साथ मिल गया था इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। इसी के बेसिस पर आज का थंबनेल भी बनाया गया है। तो ये पूरा का पूरा दुखद घटना घटित हुई थी, ट्रेजेडी हुई थी। इसी ट्रेजेडी के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर एक तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर पीड़ित हुए। तो जो विक्टिम्स हैं उनको जो यहाँ पे मुआवजा दिया जा रहा है, उस मुआवजे को बढ़ाने को लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने यहाँ पर केंद्र सरकार से जो उनका जवाब है वो मांगा है। अब आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। बिल्कुल सेम पेज पर आपको एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये वाला। ये आर्टिकल बात करता है श्रीलंका नेवी और साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन फिशरमैन के रिलेशंस के बारे में। अब रिलेशन क्या, यहाँ पे आप देखोगे ना, इंडिया और श्रीलंका के जब रिलेशंस की हम लोग बात करते हैं तो इन रिलेशन में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो चैलेंज आपको ये देखने को मिलेगा। श्रीलंका की नेवी ने अभी रिसेंटली क्या, हमारे तमिलनाडु के 8 मछुआरों को अरेस्ट कर लिया। और इस 8 मछुआरों को जो अरेस्ट किया गया है ना, ये अपने आप में आप कह सकते हो कि एक कंसर्न वाली बात है। श्रीलंका ऐसा हमेशा से ही करता हुआ आया है। बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे मछुआरों को अरेस्ट कर लेता है। अब बात यह है कि इन मछुआरों को अरेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि ये मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, लेकिन हुआ ये कि ये इंडिया की टेरिटरी को क्रॉस करके श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर कर गए, श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर के अंदर एंटर कर गए। तो वहाँ पर जो श्रीलंका की जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो गार्ड वगैरह होंगे, नेवी गार्ड होंगे, उन्होंने यहाँ पर एग्जैक्टली इन सभी लोगों को पकड़ लिया, जो भी यहाँ पर 8 मछुआरे थे, और उनको पकड़कर अभी ले गए हैं श्रीलंका के जो कांकी संथुराई नेवल बेस है वहाँ पर। और वहीं पर आप कह सकते हो ये सभी के नाम लिखे हुए हैं, इन सभी लोगों को रखा गया है। इनके जो वेसल्स हैं, इनके जो यहाँ पर शिप थे जिस पर बैठ के ये मछली पकड़ रहे थे, उन सबको अभी जब्त कर लिया गया है। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है, ठीक है ना। तो इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस में ये आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग वाला टॉपिक निकल कर आता है। और इसमें जब आप देखोगे ना, तो होता यह है कि श्रीलंका की साइड से भी जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वो इंडिया की टेरिटरी में एंटर करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार केसेस पढ़ाए हैं, काफ़ी बार मैंने आपको पहले भी आर्टिकल दिखा है कि इंडिया ने उन लोगों को कैसे हैंडल किया है, एक वार्निंग देकर, यानी हवा में यहाँ पर एक शॉट मार दिया, हवा में गोली चला दी, उसके बेसिस पर यहाँ पर एक वार्निंग देकर उन लोगों को वापस उनकी टेरिटरी में भेज दिया गया है। लेकिन श्रीलंका यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत लंबे समय से डायरेक्टली यहाँ पर अरेस्ट ही कर लेता है।
तो वो चीज़ें हम लोग को यहाँ पर नज़र आती हैं। अब करना क्या है, इस पूरे टॉपिक को थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट में देखना है कि आखिरकार ये डिस्प्यूट है क्या, आखिरकार ये इशू है क्या। बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ में समझेंगे। देखो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ये मछुआरों को लेकर विवाद है ना, ये एक अग्रीमेंट के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो प्रॉब्लम है दोनों कंट्रीज़ के बीच में मछुआरों को लेकर, वो प्रॉब्लम कब आती है, जब एक मैरीटाइम अग्रीमेंट साइन किया जाता है दोनों कंट्रीज़ के थ्रू 1974 में, उसके बाद। नहीं तो उससे पहले मामला सही चल रहा था, इधर से फिशिंग हो रही थी, उधर से फिशिंग हो रही थी, सब कुछ चल रहा था। लेकिन यहाँ पर ये जो अग्रीमेंट किया गया था ना 1974 और 1976, ये 2 साल आपको देखने को मिलेंगे। इनमें कुछ ट्रीटीज़ वगैरह साइन करी गई थी और इन्हीं ट्रीटीज़ के माध्यम से क्या कर दिया गया, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया श्रीलंका के बीच में, वो बांट दी गई, वो लाइन बांट दिया गया। अब इससे यहाँ पर क्या हो गया कि जो इंटरनेशनल लेवल पर फिशिंग है उसको लेकर डिस्प्यूट बनने लगा, क्योंकि उस समय से पहले कोई बाउंड्री वगैरह वैसी थी नहीं। लेकिन अब इस एग्रीमेंट के बाद में जब बाउंड्री को खींच दिया गया, एक बाउंड्री बना दी गई, तो उसके बाद से यहाँ पर देखने को ये मिला कि हम लोगों ने अपने फिशरमैन से बोला कि आप इस बाउंड्री के पार मत जाकर फिशिंग करना। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि वो लोग फिर भी उस बाउंड्री के पार जाकर फिशिंग करे हैं और श्रीलंका की साइड से भी यहाँ पर फिशरमैन इस बाउंड्री के पार यहाँ पर आया करते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कोई माना नहीं, ये मामला ऐसे ही चलता रहा। यानी कि जो अग्रीमेंट है ना, ये अग्रीमेंट फिशरमैन को रोक नहीं पाया फिशिंग करने से उन एरिया के अंदर, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसकी वजह से जो ये लड़ाई है वो चलती रही और ये बवाल यहाँ पर उठता रहा। फिर उसके बाद आपको पता होगा श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और सिविल वॉर यहाँ पर समाप्त होता है 2009 में। और 2009 के बाद में आप देखोगे जो श्रीलंका के फिशरमैन हैं, इन्होंने बहुत सारा ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन ये उठाया है कि जो इंडिया के मछुआरे हैं, इंडिया के मछुआरे क्या करते हैं, श्रीलंका की टेरिटरी से जो भी मछलियाँ हैं वो पकड़ कर ले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो श्रीलंका के फिशरमैन्स हैं वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मुद्दा क्रिएट हुआ। हालांकि इंडिया और श्रीलंका दोनों ने काफ़ी बार मतलब डिसाइड किया कि चलो हम लोग क्या करेंगे, आपस में बैठकर बातचीत करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। तो दोनों कंट्रीज़ ने अग्री किया जॉइंट वर्किंग ग्रुप को सेटअप करने के लिए। तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप को बनाया गया जो कि फिशरीज़ को लेकर चर्चा करता है। 2016 में बनाया गया था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन लेकर आया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सिचुएशन यहाँ पर थमी नहीं, ये प्रॉब्लम आज के टाइम तक देखने को मिल रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ। जब आप लोग इस वाले पर्टिकुलर मैप को देखते हो ना, तो ऊपर इंडिया है, नीचे श्रीलंका देखने को मिलेगा, बीच में आपको ये पाक स्ट्रेट वाला रीजन देखने को मिलेगा। सपोज़ यहाँ पर ये है बाउंड्री, सपोज़ कर लो यहाँ पर एक इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो यहीं से क्या होता है ना कि जो मछुआरे हैं तमिलनाडु के, वो क्रॉस करके इधर पहुँच गए तो श्रीलंका इनको अरेस्ट कर लेता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात आती है, अब देखो यहाँ पर होता यह है कि आज के टाइम पर जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं वो भी एक चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि श्रीलंका के वाले गलत करते हैं। गलत क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर बीच में एक आइलैंड है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है कच्चातीवू आइलैंड। इस कच्चातीवू आइलैंड पर भी अगर मछुआरे वहाँ पर रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए बैठ जाएं, तब भी यहाँ पर श्रीलंका की जो नेवी है वो इनको अरेस्ट कर कर ले जाती है। ऐसा क्यों? देखो, ये जो कच्चातीवू आइलैंड है ये एक समय पर भारत का हुआ करता था। भारत की जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने यहाँ पर इस आइलैंड को दे दिया था श्रीलंका को। तो एक समय पर यह भारत का ही आइलैंड हुआ करता था, कच्चातीवू आइलैंड। तो बेसिकली यहाँ पर आज के टाइम पर तमिलनाडु में इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट भी चलता है कि जो एक कच्चातीवू आइलैंड है यहाँ पर हम लोग रेस्ट कर लेते हैं बैठकर। जो हमारा जो जाल है जिससे हम लोग मछली पकड़ रहे हैं उसको सुखाने लगते हैं, उसको वो फंस जाता है, उसको सुलझाने लगते हैं। लेकिन उतने में यहाँ पर श्रीलंका की नेवी उनको अरेस्ट कर ले जाती है। तो वही यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि ये जो आइलैंड है वो वापस ले लेना चाहिए। इस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर मछुआरों को एक प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये कंसर्न आपको इस लेवल पर भी जाता हुआ नज़र आता है। फिर एक और दिक्कत है। अब एक और दिक्कत क्या है कि जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं ना, वो आज के टाइम पर ट्रॉलर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ट्रॉलर का। और वो ट्रॉलर श्रीलंका ने बैन कर रखा है। अब ये ट्रॉलर क्या होता है, श्रीलंका ने क्यों बैन कर रखा है, इसको समझते हैं। ये आप जो पिक्चर देख रहे हो सामने, ये बेसिकली एक ट्रॉलर का पिक्चर है। ट्रॉलर में होता क्या है कि आपने एक बोट लेनी है और बोट के पीछे यहाँ पर एक जाल को टाई अप कर देना है, और ये जो बोट है ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये अपने साथ में जाल को भी पुल करते हुए ले चलेगी। अब होता यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे बोट आगे बढ़ेगी ना, ये जाल भी पुल होगा। इस जाल के अंदर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली जाती हैं। कुछ पकड़ने के बाद में इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट होता है। लेकिन आप कहोगे सही है, फिर ये श्रीलंका ने बैन क्यों किया, या फिर इसके अगेंस्ट में हमने काफ़ी बार आर्टिकल पढ़े हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है?
उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि ये जो जाल है, ये जब जाल इतना बड़ा जाल फैलाया जाता है पानी के अंदर में, तो ये मछलियों के साथ साथ दूसरे जानवर को भी पकड़ लेता है, जिससे यहाँ पर दूसरे जानवर भी मतलब वो मर ही जाते हैं वो जानवर भी। फिर उसके साथ साथ जो हमारे मैरिन एनवायरनमेंट है, पानी का एनवायरनमेंट, यानी कि पानी के अंदर आपको एक्वाटिक प्लांट्स देखने को मिलेंगे, पानी के अंदर रहने वाले आपको बहुत सारे प्लांट्स, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो होता क्या है, वो भी सब डैमेज होने लगते हैं। तो मैरिन एनवायरनमेंट पूरी तरह से डैमेज होने लगता है। इसकी चक्कर में जो ट्रॉलर है ना, इसको बहुत सारी कंट्रीज़ ने बैन कर रखा है कि हम लोग ट्रॉलर का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन तमिलनाडु के मछुआरे ट्रॉलर का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ट्रॉलर का यूज़ किया जाता है। तो इसी चक्कर में यहाँ पर एक कंसर्न यहाँ पर भी उठ जाता है, ठीक है ना, कि ट्रॉलर का यूज़ नहीं करना है। क्लियर हो गई बात, आगे आते हैं। तो ये ट्रॉलर वगैरह वाली बात वाली भी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। कच्चातीव आइलैंड का इशू क्या है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो ये कुछ विवाद आपको देखने को मिलेंगे दोनों कंट्रीज़ में, खासकर फिशरमैन वाले सेक्टर के तौर पर, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ वर्ल्ड पेज पर आएंगे, एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। अब ये कैनबेरा की न्यूज़ है। हुआ यहाँ पर क्या है कि लगभग 14 डेड स्पर्म व्हेल्स पाई गई हैं ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पर। कितनी? 14 डेड स्पर्म व्हेल्स पाई गई हैं ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड पर। ये आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी। अब जो ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि आखिरकार इन 14 यंग स्पर्म व्हेल्स की डेथ हुई कैसे, जिनकी यहाँ पर डेड बॉडीज़ पाई गई हैं। तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। बस इतना सा आर्टिकल है, लेकिन करना क्या है, अब स्पर्म व्हेल न्यूज़ में तो क्वेश्चन बन सकता है स्पर्म व्हेल को लेकर, जैसे किसी भी जानवर को लेकर क्वेश्चन बन जाता है। तो स्पर्म व्हेल के लेकर कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इस वाले टॉपिक को, स्पर्म व्हेल के बारे में, आप एक कोइंसिडेंस देखोगे कि पिछले साल मैंने सितंबर के मंथ में ही पढ़ाया था। पिछले साल की बात है। अब वो सारा डेटा मेरे पास रखा रहता है ना कि कब कब पढ़ाया है, तो वो एकदम पता चल जाता है टाइप करते ही। तो पिछले साल पता है क्यों पढ़ाया था? एम्बरग्रिस को लेकर। एम्बरग्रिस क्या है? एम्बरग्रिस यहाँ पर जिसको हम लोग वेल की उल्टी बोलते हैं या वेल का वॉमिट बोलते हैं। जो ये स्पर्म वेल होता है ना, इसका एक वॉमिट होता है, एक उल्टी होती है, और वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, करोड़ों में यहाँ पर उसका दाम होता है। तो वो न्यूज़ में था पिछले साल, इस वजह से मैंने आपको पढ़ाया भी था। चलो वो भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा आगे। फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखना, इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकते हो। पहले हम लोग स्पर्म वेल के बारे में समझते हैं। स्पर्म वेल आखिरकार क्या है? स्पर्म वेल, देखो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है फाइसेटर कार्टोडन। फाइसेटर कार्टोडन इसका साइंटिफिक नेम है। इसको हम लोग कैक्लोट के नाम से भी जानते हैं। और बहुत बड़े बड़े दांत वाला ये वेल आपको देखने को मिलती है। इसका जो हेड है ना, यानी कि इसका जो सर है, वो स्क्वायर साइज़ में इस प्रकार से देखने को मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरी वेल देखने को मिलेगी। स्क्वायर में इसका हेड देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ये जो स्पर्म वेल है ये आपको डार्क ब्लू कलर की देखने को मिलती है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की भी देखने को मिल जाती हैं। बॉडी के ऊपर वाइट कलर के पैचेस होते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। हैबिटेट की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल वाटर्स है वहाँ पर ये पाई जाती है पूरे दुनिया भर में। और ख़तरे की बात करें तो देखो इस पर्टिकुलर वेल को काफ़ी सारा खतरा भी है, थ्रेट भी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर पहली चीज़ तो वो है कि पॉल्यूशन, लगातार पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। नॉइज़ पॉल्यूशन देखोगे, क्लाइमेट चेंज देखोगे, इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, जो स्पर्म वेल है ये डिस्टर्ब होती है बहुत ज़्यादा। दूसरा आप देखोगे तो ये जो वेल हैं ये काफ़ी बार देखने को मिलता है जहाज़ से टकरा जाती हैं। काफ़ी बार यहाँ पर देखने को मिलता है इन वेल्स को हंट किया जाता है, पकड़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके कमर्शियल यूज़ के लिए, कि भाई इनका जो एक तरीके से कि एम्बरग्रिस मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनको बेचा जा सकता है। तो कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी चक्कर में यहाँ पर इनकी हंटिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ासकर इस एम्बरग्रिस की वजह से, एम्बरग्रिस यानी कि जो वेल की उल्टी है, उसके चक्कर में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंटिंग की जाती है इन वेल्स की, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। बाकी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि स्पर्म वेल का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, ये आपको समझना है। पहली चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना, IUCN लिस्ट के अंदर ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। मतलब अभी पॉपुलेशन है ठीक ठाक, लेकिन अगर ये भी ख़त्म होती है तो इसके बाद में यहाँ पर ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा, क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा। और उसके बाद फिर भी यहाँ पर पॉपुलेशन ख़त्म होती है तो ये एक्सटिंक्ट में चला जाएगा, यानी कि ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी पूरी तरह से। फिलहाल IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर रोक टोक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल, आगे कोई मेंशन नहीं है, शेड्यूल 1 में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर इसको एक हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है। इस चक्कर में यहाँ पर मतलब शेड्यूल 1 में रखने का मतलब ये है कि एक रिगोरस प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जाएगी। कोई भी हंटिंग करेगा तो उसके ऊपर एक हाईएस्ट पेनल्टी चार्ज की जाएगी, तो वो बात यहाँ पर रखी जाती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया मामला, ये बात समझ में आ गई। अब एम्बरग्रिस क्या होता है, देखो ये मैं आपको बता देता हूँ। एम्बरग्रिस को हम लोग बोलते हैं वेल वॉमिट।
यानी कि जो वेल है उसकी उल्टी। तो वैक्सी सब्सटेंस है, एक वैक्स की तरह, मोम की तरह ये देखने को मिलता है। ये स्पर्म वेल की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब जो ये एम्बरग्रेस है ना, ये केवल 1% स्पर्म वेल ही प्रोड्यूस करती हैं, जिसके चक्कर में लोग इनकी हंटिंग करने लगते हैं और इनकी संख्या भी कम हो जाती है। केमिकली बात करें, जो ये एम्बरग्रेस है ना, इसके अंदर एल्कोलॉइड्स होता है, एसिड होता है, प्लस यहाँ पर स्पेशल कंपाउंड होता है जिसको एम्ब्रीन के नाम से जानते हैं। और ये जो एम्ब्रीन है ये कोलेस्ट्रॉल जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। देखो, बोला ये जाता है ना कि जो ये स्पर्म वेल है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है अलग अलग पर्पज़ के लिए, और इसको हम लोग फ्लोटिंग गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन बने फ्लोटिंग गोल्ड क्या है, तैरता हुआ सोना क्या है, तो वो यहाँ पर स्पर्म वेल है। लगभग यहाँ पर जो ये फ्लोटिंग गोल्ड है ना, यहाँ पर आप कह सकते हो अगर 1 किलोग्राम स्पर्म वेल भी है, 1 किलोग्राम ये एम्बरग्रेस मिलता है ना, तो 1 किलोग्राम एम्बरग्रेस की जो कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट में वो 1 करोड़ रुपए है। 1 किलोग्राम एम्बरग्रेस की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए। अब उपयोग क्या किया जाता है, इसका यूज़ कहाँ पर है? परफ्यूम मार्केट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस, बहुत ज़्यादा खुशबू यहाँ पर मिल जाती है। और आपको पता होगा जो परफ्यूम मार्केट है वो सबसे बड़ा मार्केट आपको दुबई में देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी डिमांड होती है इस एम्बरग्रेस की, स्पर्म वेल के वॉमिट की। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कॉस्ट मिलता है। पुराने ज़माने की बात करें तो इजिप्टियंस जो धूप होता है ना उसके अंदर इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद यहाँ पर ये जो उल्टी है इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर में इस्तेमाल किया जाता था, मसालों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी सारी जगह पर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके फ्रेग्रेंस की वजह से ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। तो ध्यान रखना, एम्बरग्रेस क्या है, स्पर्म वेल क्या है, सभी आपस में कनेक्ट कर आपको बता दिया गया है, अगला पिछला सभी चीज़ें। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो एडिटोरियल्स में कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हमारे पास आज डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला एडिटोरियल आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, बेंगलुरु के अंदर जो फ्लड आया है ना उसको लेकर यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी सारे शहरों में अभी रिसेंट टाइम में फ्लड देखने को मिला, बाढ़ देखने को मिली है। तो ये जो अर्बन फ्लडिंग है वो क्या है, कैसे इसका सोल्यूशन हो सकता है, वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। मैं आपको पूरा नोट्स के फॉर्म में इसका एक डिस्कशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको बगल में एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये कन्वर्जन थेरेपी को लेकर है, जो अभी रिसेंटली यहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी के कन्वर्जन थेरेपी के ऊपर बैन लगाया गया है, उसके बारे में चर्चा करता है। तो वो क्या है उसको भी हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में एक आधा आर्टिकल और है, एडिटोरियल और हैं, तो उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा हम लोग हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो मेंस का क्वेश्चन आज का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले एक एडिटोरियल डिस्कस किया था इस मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, जहाँ पर जेंडर वेज गैप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो पहली चीज़, जो ये जेंडर वेज डिस्पैरिटी है भारत के अंदर में, इज़ अमंग्स द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि जो जेंडर वेज गैप है ना, यहाँ पर आप कह सकते हो, जो आप एग्जैक्टली समझो ऐसे कि एक तरफ महिला है और एक तरफ पुरुष है। जब दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को मजदूरी दी जाती है, लेकिन महिला को मजदूरी कम मिलती है और पुरुष को मजदूरी ज़्यादा मिलती है, उनको सैलरी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू द वेमेन। तो वो कहलाता है जेंडर वेज डिस्पैरिटी। तो इंडिया के अंदर जो ये कंडीशन है ना, ये पूरे दुनिया में सबसे खतरनाक कंडीशन भारत के अंदर पाई जाती है, सबसे बदतर कंडीशन इंडिया में ही है। तो आपको डिस्कस करना है यहाँ पर इसके पीछे के रीज़न, प्लस यहाँ पर अपने कुछ सॉल्यूशंस बताने हैं इस प्रॉब्लम को लेकर कि क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं। तो एक मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना है। और लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिलेगा। 31,000 के आसपास वहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ाना आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखना हो, और एक काम ज़रूर से करना है, एटलीस्ट कोशिश ये करना कि सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लें। आप सभी लोग अगर 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे ना, आपका कोई और रिव्यू कर देगा, आप 2 आंसर्स को रिव्यू कर देना, रिव्यू करके अपने जो सजेशंस है वो पॉइंट आउट कर देना। तो इससे यहाँ पर फ़ायदा ये होगा, पहली बात तो आपके पास में अगर कोई यूनिक पॉइंट्स मिलते हैं तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। साथ ही साथ में जो सामने वाला व्यक्ति है, जब आप लोग उसका आंसर रीड करोगे तो वहाँ पे जो भी मिस्टेक्स है, जो भी गलतियाँ हैं, उस चीज़ को सामने बता सकते हो कि आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सामने वाले व्यक्ति को एंकरेज करना होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको सामने वाले व्यक्ति को एंकरेज करना है। क्लियर हो गया? तो ये बात यहाँ पर मेंशन की जाती है, और यहाँ पर आपको मेंस का क्वेश्चन मिल चुका है, अटेम्प्ट करना और अटेम्प्ट कर कर सबमिट करना। चलो अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल की तरफ। जो पहला आर्टिकल है ये बात करता है अर्बन फ्लडिंग के बारे में। हालांकि देखो, इस आर्टिकल से हटकर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अर्बन फ्लडिंग के बारे में, क्योंकि जो टॉपिक है ना, ये अर्बन फ्लडिंग वाला टॉपिक आपके लिए ज़्यादा और बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है ना। तो इस आर्टिकल से हटकर मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सबसे पहली बात देखो, जब आप लोग देखोगे तो आज के टाइम पर जो इंडिया है ना, यहाँ पर अर्बनाइजेशन लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, यानी लोग जो है ना वो शहर की तरफ आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अर्बनाइजेशन इंडिया में लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि बेसिकली इकोनॉमी को ग्रो करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। बोला यह जा रहा है कि इस प्रकार से शहरीकरण इंक्रीज़ हो रहा है, लोग गांव से निकलकर शहर में बढ़ रहे हैं कि 2030 तक 40.76% यानी कि 40.76% जो कंट्री की पॉपुलेशन है ना वो अर्बन एरियाज़ में रह रही होगी, यानी शहर वाले एरियाज़ में रह रही होंगी। अब जो यहाँ पर इस प्रकार से जब शहर के अंदर लोग बढ़ रहे हैं ना, तो इससे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज वाले इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग वगैरह जैसी सिचुएशन जो है ना, इन चीज़ों के ऊपर एक अटेंशन देने की आवश्यकता भी है, क्योंकि ये चीज़ें जब यहाँ पर बढ़ेंगी ऑब्वियस सी बात है, इनके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। होता यह है कि जैसे जैसे यहाँ पर अनप्लान डेवलपमेंट होता रहेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे इवेंट्स क्रिएट होंगे। जैसे यहाँ पर राइटर एग्जाम्पल देते हैं, साल 2020 में फ्लड आया था हैदराबाद के अंदर, जहाँ पर हज़ारों घर उसी बाढ़ के अंदर डूब गए थे। साल 2015 में चेन्नई के अंदर फ्लड आया था, वो भी उसके पीछे का भी रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो चुका था। फिर उसके बाद में मोस्ट रिसेंटली जहाँ पे चर्चा की जा रही है वो है बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु के अंदर भी रिसेंटली हमने देखा है बाढ़ आई है, फ्लड आया है इस मॉनसून सीज़न की वजह से, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है और इसको नाम दिया गया अर्बन फ्लडिंग का। तो आखिरकार ये अर्बन फ्लडिंग होती क्या है, पहले इसको समझते हैं। अर्बन मतलब शहर वाला एरिया, फ्लड मतलब बाढ़ आना। तो अर्बन फ्लडिंग बेसिकली यहाँ पर शहर के अंदर बाढ़ आ जाना, उसको हम लोग बोलते हैं अर्बन फ्लडिंग। वो रेनफॉल की वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बारिश हो गई है, उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा जो शहर है वहाँ पर वो डूब जाते हैं। अब जब आप लोग गांव और शहर को कंपेयर करोगे ना, तो गांव के अंदर जो भी बाढ़ आ रही है वो बेसिकली आ रही, क्योंकि गांव थोड़ा निचले हिस्से पर है, लो लाइंग एरिया है, उसकी चक्कर में आ रही है। लेकिन जब आप लोग देखोगे शहर के अंदर में, तो शहर के अंदर में ये बाढ़ आ रही है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से। जिस प्रकार से शहरीकरण इंक्रीज़ हुआ है, लोग यहाँ पर शहर के अंदर रहना इंक्रीज़ कर रहे हैं, भीड़ लगातार बढ़ रही है, उसकी चक्कर में क्लाइमेट चेंज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। वो कैसे हो रहा है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर वही टॉपिक पर आ रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जो ये अर्बन फ्लडिंग इंडिया में हो रही है ना, इसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो ये मैंने आपको बताया। देखो, कारण ये है कि इंडिया के अंदर जो भी शहर और टाउन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे लगातार जो ज़मीन के दाम है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। शहरों के अंदर आज के टाइम पर ज़मीन खरीदना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसके चक्कर में शहर के आसपास जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। जो शहर के आसपास झील हैं, वेटलैंड्स हैं, रिवर बेड हैं, उनको यहाँ पर बंद कर करके उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। झील वगैरह को बंद करने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे, मतलब कहने का पर्पज़ है कि बारिश हुई और वो पानी रिवर के अंदर, लेक के अंदर जा सकता था, लेकिन जो लेक और जो भी रिवर्स वगैरह उन सबको बंद कर करके वहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, उसके ऊपर मिट्टी डाल के यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ये हो रही है शहर के अंदर कि पानी आ तो जा रहा है, बारिश के माध्यम से पानी आया, लेकिन पानी निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे का एक और रीज़न भी है। रीज़न ये है कि वहाँ पर जो आपको नाले देखने को मिलेंगे ना, वो बहुत ही छोटे या फिर बहुत ही पतले पतले देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर ज़रूरत यह है कि जब पानी आया है ना बहुत तेज़ी से, तो उसको निकलने के लिए भी एक वाइडर एरिया चाहिए। लेकिन जो आपको वाइडर एरिया, जो ड्रेन्स देखने को मिलती, जो नालियाँ देखने को मिलती हैं, वो इतनी चौड़ी है नहीं कि वहाँ से तेज़ी से पानी निकल जाए। इसके चक्कर में जो फ्लड है ये जब तक बहुत बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट कर चुका होता है, जैसे हमने रिसेंट टाइम में देखा। फिर उसके बाद में यहाँ पर और चीज़ें बताई गई। देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ये तो कारण हो गया, ये समझा आपने। दूसरा कारण आप लोगों ने देखना है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। क्लाइमेट चेंज मतलब आप देखोगे लगातार गर्मी वगैरह इंक्रीज़ हो रही है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से भी क्या हो रहा है, भारी भरकम बारिश हो रही है। गर्मी जितनी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा बारिश आपको ये देखने को मिलेगी। और बारिश के बाद में यहाँ पर जो ये पानी इकट्ठा हो रहा है वो पानी निकल पा नहीं रहा है शहर के अंदर से, तो ये यहाँ पर एक कंसर्न देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट नासा की एक स्टडी हुई थी रिसेंट टाइम में, और नासा की स्टडी ने यह बताया कि जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है ना, ये क्या कर रहा है, हमारे बारिश के इवेंट को लगातार इंक्रीज़ कर रहा है शहर वाले एरिया में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है क्या। तो नासा ने खुद
अपने सैटेलाइट के माध्यम से एक पिक्चर हमारे साथ में शेयर किया था कि बहुत सारे एरियाज़ हैं, इनफैक्ट इंडिया है, जहाँ पे बहुत सारे शहर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो यहाँ पर एक शहर है, शहर के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हो रही हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस चीज़ का? कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा देखोगे बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, यानी हर चीज़ ब्लैक ब्लैक कलर की आपको देखने को मिल रही है वहाँ पर, है ना। कोई पेड़ पौधे हैं नहीं, पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं, जो यहाँ पर जो भी झील वगैरह है वो सब बंद कर दी जा रही हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें की जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब धूप यानी सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ेंगी ना, तो इससे गर्मी शहर के अंदर बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्मी यहाँ पे पड़ रही है, कंक्रीट का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, सब काला काला है। कंक्रीट क्या करता है ना, गर्मी को अपने ऊपर ट्रैप कर लेता है। जो भी गर्मी आ रही है, जो भी सनलाइट्स आ रही हैं, उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा और बहुत सारी गर्मी को एब्जॉर्ब करके रख लेगा। और वो जो गर्मी है वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय, यानी कि होता क्या, नॉर्मली गर्मी आई, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो गई, सनलाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। वहाँ पे क्या हो रहा है, शहर के अंदर वो सारी की सारी सनलाइट एब्जॉर्ब हो जा रही है। अब जब एब्जॉर्ब होगी तो गर्मी भी एक हद तक बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है ना, उसी के चक्कर में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज वाले इवेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश वगैरह भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्लियर हो गया। फिर तीसरा यहाँ पर रीज़न बताया गया अनप्लान्ड टूरिज्म एक्टिविटीज़। जो भी वाटर बॉडीज़ हैं आज के टाइम पर ना, इसको यहाँ पर एक अट्रैक्शन बना दिया गया है। शहर के अंदर कोई वाटर बॉडी है तो वहाँ पे लोग घूमने जा रहे हैं, एज अ टूरिज़्म वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, और उसको टूरिज़्म की तरह यूज़ तो किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जो वाटर प्लांट्स हैं, वहाँ पे वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं, वो वाटर प्लांट्स क्या करते हैं, पानी की जो भी स्पीड है ना, उसको रिड्यूस करने में मदद करते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हो टूरिज़्म के तौर पर, यानी कि वहाँ पे लोग घूमने आएँ और वहाँ पे पैसा वैसा खर्चें, तो उसकी चक्कर में क्या किया गया, वाटर प्लांट्स को ही हटा दिया गया, रिवर से, लेक से वाटर प्लांट को हटा दिया गया ताकि टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके। इसके चक्कर में जो पानी का स्पीड है ना, वो यहाँ पर रिड्यूस नहीं हो पा रहा, पानी का स्पीड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा एक चीज़ ये भी है कि आज के टाइम पर पानी के अंदर, नदियों के अंदर, झील के अंदर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर है, जो पोल्यूशन है, जो कूड़ा करकट है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि वाटर की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, वाटर की क्वालिटी बहुत बेकार कर देता है। और एंड वक्त पर होता यह है कि जब भी कभी बाढ़ आती है तो वो गंदा पानी भी सब मिक्सअप हो जाता है, और उसकी चक्कर में यहाँ पर होता यह है कि हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स निकल कर आते हैं। ठीक है ना। जो भी यहाँ पर गंदगी है वो सब शहरों तक पहुँचती है, और वो सब गंदगी पहुँचती है तो बहुत सारी बीमारियाँ वगैरह भी शहर के अंदर फैलाना स्टार्ट कर देती हैं। फिर उसके बाद में एक और कारण देखने को मिलेगा, जो अर्बन फ्लडिंग हो रही है उसके पीछे का एक और कारण है अनयूनिफॉर्म्ड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स। यानी कि जो भी हमारे बांध है ना, उनसे पानी को रिलीज़ कर दिया जाता है, और ऐसा केस देखने को मिला है। एग्जाम्पल है चाइना का जो 2015, सॉरी चाइना बोल रहा हूँ, चेन्नई का जो 2015 का फ्लड है ना, यहाँ पर ही जो फ्लड आया था वो बेसिकली यहाँ पर एक डैम के अंदर से पानी को रिलीज़ कर दिया गया था। उस डैम का नाम है जो चेम्बराबक्कम डैम है, ठीक है ना। जो चेम्बराबक्कम लेक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से बहुत सारा जो पानी वो रिलीज़ कर दिया गया था। तो ऐसे भी देखने को मिलता है कि इससे अगर सडनली पानी को रिलीज़ कर दिया जाए ना, और पब्लिक को यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो, और पब्लिक यहाँ पे प्रॉपरली फिर रिस्पॉन्ड कर नहीं पाती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो ये जो बाढ़ वाली सिचुएशन है वो देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है, समुद्र के अंदर से जो भी रेत वगैरह वो निकाली जा रही है ताकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह किया जा सके। तो काफ़ी सारी रेत से कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो काफ़ी सारी समुद्र के अंदर से रेत वगैरह निकाल दी गई, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन देखने को मिल रहा है ना। वाटर रुकने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, वाटर वहाँ पर स्टोर हो ही नहीं पाता है, वाटर बॉडी की जो स्पीड है वो यहाँ पर लगातार इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा फ्लड देखने को मिल रहा है शहरों के अंदर में। फिर यहाँ पर ये एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पर अब लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि जो भी ये अर्बन फ्लडिंग हो रही है ना, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका असर क्या पड़ रहा है। तो पहला असर यही है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी जो लोगों की ज़िंदगी की है उसका नुकसान हो रहा है, जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो रही है। अब बाढ़ आई है तो बाढ़ की वजह से ऑब्वियस सी बात है लोगों को फिजिकल इंजरी भी हो रही है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है इस फ्लड की वजह से, ये सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। और फिर उसके बाद में आप ये देखोगे ना कि इसकी चक्कर में जो ये अर्बन फ्लड है ना, इसका जो इम्पैक्ट है
वो हमारे जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनको डैमेज करना, जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कट जाना, कम्युनिकेशन लाइन ख़त्म हो जाना, ट्रैफिक, रोड्स, रेलवेज, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होना, इन सभी जगह पर प्रॉब्लम आने लगती है शहर के अंदर इन फ्लड्स की वजह से। तो ये तो आपको पहला इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, यानी जो भी पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे वो सब यहाँ पर बह जाते हैं इसी बाढ़ के अंदर। अगर कोई बाढ़ का स्तर तेज है तो इससे पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है। तीसरा, यहाँ पर जानवर को और साथ साथ ह्यूमन को, उनको हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, बीमारियाँ फैल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये गंदा पानी है ना, ये गंदा पानी यहाँ पर जैसी आएगा ये बहुत सारी बीमारियाँ फैला सकता है, प्लेग जैसी बीमारियाँ फैला सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। प्लस एट द लास्ट यहाँ पर ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का कहने का मतलब है यानी कि लोगों के सर के ऊपर से छत चली गई है, खाने को नहीं मिल पा रहा है, इमोशनली पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज हो चुके हैं वो, है ना। तो इससे यहाँ पर उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी एक बुरा असर पड़ता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो ये सारा इम्पैक्ट पड़ता है अर्बन फ्लडिंग की वजह से, ये बात ध्यान में रखनी है। अब एट द लास्ट बात आती है व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या यहाँ पर एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो आपको ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर यह है कि वाटर को प्रॉपरली मैनेज करना होगा, और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पेड़ पौधे जंगल हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना होगा, उनको यहाँ पर आगे ग्रो करना होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों से जो काम है वो हो सकता है, उसको हम लोग एक तरीके से जो ये क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको डिज़ास्टर रेजिलेंट पब्लिक यूटिलिटी यहाँ पर बनानी होगी, मतलब कि जैसे कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल, स्कूल या बेसिक सर्विस हो गई, जैसे फूड, वाटर, हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज हो गई ना, इसको यहाँ पर आपको डिज़ास्टर रेजिलेंट बनाना होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी फ्लड वगैरह आती है तो उस फ्लड की वजह से इन सब चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे, इसको ऐसे लेवल पर बनाया जाए, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे कोई फ्लड वगैरह आए तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहें, हॉस्पिटल्स अवेलेबल रहें, स्कूल अवेलेबल रहें, फूड, वाटर, हेल्थ, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पे बनाना होगा, ये बात यहाँ पे रखी जाती है। क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि आपको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करना होगा, यानी कि देखो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी हमारे पास में डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, पुलिस हैं, फायर फाइटर हैं, एनजीओ हैं या दूसरी एमरजेंसी सर्विसेज हैं, एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, उन सबको साथ में मिलकर आना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं, वो शहर के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, वहाँ से उससे लड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी होना चाहिए। तो वो बात यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिलेगी। हालांकि मैं आपको बता दूँ ये जो आर्टिकल है ये अलग है, लेकिन इसी से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग के बारे में पढ़ाया है। अर्बन फ्लडिंग जिसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको पता होगा मेंस के अंदर जो क्वेश्चन है वो मतलब ऐसे ही पूछ ले जाते हैं, ऐसे ही टॉपिक पर, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल यहाँ पर है अ ब्लो फॉर डिग्निटी। देखो जो कन्वर्जन थेरेपी है ना, उसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। अब ये कन्वर्जन थेरेपी, किसकी कन्वर्जन थेरेपी के बारे में बातचीत की जा रही है, तो यहाँ पर बातचीत की जा रही है LGBTIQ कम्युनिटी के बारे में। तो यहाँ पर क्या है पूरा मुद्दा, आओ इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रिसेंटली क्या किया गया, जो LGBTQIA+ कम्युनिटी है ना, इनके कन्वर्जन थेरेपी के ऊपर बैन लगा दिया गया। क्या होती है कन्वर्जन थेरेपी, समझेंगे। पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, आखिरकार न्यूज़ एग्जैक्टली क्या है। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के नाम से जानते हैं, इन्होंने क्या किया, सारे स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को एक नोटिस लिखा, और नोटिस लिखने के बाद सारे स्टेट मेडिकल काउंसिल से बोल दिया गया कि जो कन्वर्जन थेरेपी है ना LGBTIQ कम्युनिटी की, उसको बैन कर दिया जाएगा, उसको बैन कर देना चाहिए। तो उसको बैन कर दिया गया। साथ ही साथ में बोला गया कि अगर कोई फिर भी कन्वर्जन थेरेपी करता है इन कम्युनिटीज़ की, तो वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा, और ये प्रोफेशनली मिसकंडक्ट है ही। यहाँ पे गलत कर रहे हो अगर यहाँ पर कन्वर्जन थेरेपी कर रहे हो तो ये बात यहाँ पे रखी गई है। अभी पहले आपको समझना होगा कि जो ये LGBTQIA कम्युनिटी है आखिर है कौन, ये आपको पता ही है। यहाँ पर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, ये सभी लोगों को यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, हम लोग समझते हैं यह कि कन्वर्जन थेरेपी क्या है, प्लस इससे संबंधित रिस्क क्या क्या है, और इसके ऊपर बैन लगाने के बारे में क्यों चर्चा की जा रही है, इसको क्रिमिनलाइज करने के बारे में क्यों चर्चा की जा रही है। देखो कन्वर्जन थेरेपी, या इसको हम लोग रेपरेटिव थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा तरीका है जिससे जेंडर आइडेंटिटी को चेंज किया जा सकता है।
नाउ ये जो LGBTIQ कम्युनिटी है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीर, ये जो कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है ना, ये लोग यहाँ पर जो भी अपने प्रति, इनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस चीज़ को देखते हुए ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपना जेंडर आइडेंटिटी ही बदलवा लाएंगे, अपना जेंडर चेंज करवा लेंगे। अब वो जो जेंडर आइडेंटिटी बदलवाई जाती है, चेंज करवाई जाती है ना, वो बेसिकली यहाँ पर एक कन्वर्जन थेरेपी के थ्रू करवाई जाती है। अब इसमें अलग अलग तरीके हैं, ड्रग्स के माध्यम से, एक्सॉर्सिज्म के माध्यम से, जो यहाँ पर झाड़ फूक होता है, जादू टोना होता है, उसके माध्यम से। इनफैक्ट यहाँ पे वॉयलेंस भी हो जाता है, वॉयलेंस भी यहाँ पर हो जाता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर अपने आप की जेंडर आइडेंटिटी को चेंज करवाने के लिए ये यहाँ पर कन्वर्जन थेरेपी करवाते हैं। और ये कन्वर्जन थेरेपी करवाने के तरीके ये अलग अलग हैं, जादू टोना, झाड़ फूक, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, वॉयलेंस तक यहाँ पर होना स्टार्ट होता है। तो ये सारी बातें अभी बताई गई हैं। तो इससे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी बदलवा पाएंगे या नहीं बदलवा पाएंगे, यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अब जो ये थेरेपी है ये वही लोग कर रहे हैं जो कि यहाँ पर ज़्यादा एक्सपर्ट वगैरह है नहीं, लिटिल एक्सपर्टीज़ लोग यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और ये थेरेपी का नाम जो है काफ़ी फेमस हो चुका है। तो ये जो LGBTIQ कम्युनिटी है ये लगातार यहाँ पर इस थेरेपी को करवाने में आगे बढ़े हुए हैं। अब होता यहाँ पर यह है कि रिसेंटली यहाँ पर एक बॉडी है AACAP, दैट इज़ अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री। तो यहाँ पर ये बेसिकली बॉडी इंटरवेंशन कर देती है, यानी इंटरफेयर करती है इस पर्टिकुलर मामले में, कन्वर्जन थेरेपी के मामले में। और बोलती यहाँ पर यह है कि जो कन्वर्जन थेरेपी है ना, इसका अपने आप में रिस्क बहुत ज़्यादा है। इस थेरेपी की वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों को मेंटल हेल्थ कंडीशंस क्रिएट हो सकती है, उनकी मेंटल हेल्थ डैमेज हो सकती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, या फिर ड्रग का यूज़ हो सकता है, ड्रग का इस्तेमाल करने लग सकते हैं वो लोग। जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ सकती हैं। और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है कि वो व्यक्ति सुसाइड भी कर सकता है। तो कन्वर्जन थेरेपी ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी रिस्की है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे बिल्कुल बढ़ने नहीं देंगे और इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि यहाँ पर ये सारा बैन लगाया गया किसके थ्रू, जो हमारा नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसके थ्रू। और नेशनल मेडिकल काउंसिल यहाँ पर एक बात और बोलता है, यहाँ पर नेशनल मेडिकल काउंसिल ये बोलता है कि देखो, पहले भी मद्रास हाई कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर बैन लगा रखा है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस प्रकार का केस पहले भी देखा था, जहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट यहाँ पर बोल चुका है कि देखो, यहाँ पर जो कन्वर्जन थेरेपी है ये बिल्कुल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर होता नहीं है, ज़बरदस्ती यहाँ पर ये काम करवाया जा रहा है, इससे लोगों की जो हेल्थ है वो और ज़्यादा डैमेज हो रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर अभी बोल ये भी दिया गया है कि अगर कोई फिर भी ये, यानी बैन लगने के बाद भी अगर ये कन्वर्जन थेरेपी करता है, तो जो भी कर रहा है, जो भी प्रोफेशनल, जो भी डॉक्टर यहाँ पर ये कर रहा है काम, उसको जो लाइसेंस वगैरह वो छीन लिया जाएगा, फिर आगे वो मेडिकल की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। आगे वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, यानी अब यहाँ पे किया जा सकता है, मतलब क्या करें, क्या सोल्यूशन हो सकता है। देखो, जो स्कूल कॉलेजेस हैं ना, इन सब के पास में एक तरीके से यहाँ पर इन सब लोगों को स्कूल कॉलेजेस के अंदर पढ़ाना चाहिए इस LGBTIQ कम्युनिटी के बारे में, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर ये जो LGBTIQ कम्युनिटी है ना, इनको बुली किया जाता है, इनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भी भेदभाव हो रहा है, इसी चक्कर में वो कन्वर्जन थेरेपी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर रोक दी जाएँ, है ना। तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर रोक लगाई जाए। इस प्रकार से यहाँ पर पहली बात तो आपको यहाँ पर इनके बारे में ये सारी बातें फैलानी होंगी। जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है वो रोकना होगा। और पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन घर से ही स्टार्ट होता है। जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर मामले में सेंसिटिव होना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये भी कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है ना, ये घर से यहाँ पर इनको अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया जाता है, घर पे ही। और इसके चक्कर में यहाँ पर इनको ये जो कम्युनिटी है या टीनेजर्स हैं, यहाँ पर ये कन्वर्जन थेरेपी करवाने की सोचते हैं, कन्वर्जन थेरेपी को ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कन्वर्जन थेरेपी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगाया गया। क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, वो सारी बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन करी गई हैं, जो कि आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दी गई हैं, ठीक है। तो ये दोनों एडिटोरियल्स थे, आज के इंपॉर्टेंट थे। उसका टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को देखोगे तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक घिसा पिसा आर्टिकल है। अब घिसा पिटा आर्टिकल है वो है लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज़ हम लोगों ने इतनी बार पढ़ रखा है कि आप लोग भी पक गए होंगे, है ना। तो उसी को लेकर पूरा का पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा। काफ़ी लेंदी आर्टिकल दिया गया है, कितने गाय भैंस यहाँ पर मर चुकी हैं लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से, प्लस इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, हमारे डेयरी सेक्टर को कितनी बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है, वो सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। चलो फिर भी मैं आप लोग को एक छोटा सा ओवरव्यू इस लंपी स्किन डिजीज़ के रिगार्डिंग दे देता हूँ।
इस वाले पर्टिकुलर पिक्चर को आप लोग देखना। जब हम लोग बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज़ की, तो लंपी स्किन डिजीज़ एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है कैप्री पॉक्स वायरस, ठीक है ना। अब ये कैप्री पॉक्स वायरस यहाँ पर पॉक्सीविराइडे फैमिली से बिलोंग करता है। इसी वायरस की वजह से लंपी स्किन डिजीज़ फैलती है। साथ ही साथ में देखो मेंशन ये किया जाता है, ये जो डिजीज़ है ना, ये गाय भैंसों के अंदर फैलती हुई नज़र आती है। अब ये फैलती कैसे है, ये बेसिकली आप देखोगे तो जो भी यहाँ पर बाइटिंग फ्लाइज होती हैं या मॉस्किटो मच्छर वगैरह हो गया, मान लो एक गाय को यहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ वाली बीमारी है, तो मच्छर ने उसको काटा, जाके फिर दूसरे भैंस को काट लिया, गाय को काट लिया, तो इससे यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं ना, ये फैलती रहती है गाय भैंसों के अंदर। और इसमें जो सिम्टम दिखाई पड़ते हैं 4 से 14 दिन के बीच में दिखाई पड़ते हैं। सिम्टम में क्या होता है ना कि जो गाय भैंस है इनके बॉडी के ऊपर गांठें पड़ने लगती हैं, लम्स पड़ने लगते हैं, है ना। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको आगे बताता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होने लगती हैं। जो एक तरीके से जो सलाइवा है वो यहाँ पर गिरने लगता है, नाक से बहुत सारा लिक्विड गिरने लगता है। उसके बाद में जो भूख है, भूख यहाँ पर ख़त्म हो जाती है गाय भैंसों की। अब भूख ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर ये कुछ खाती वगैरह भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो डायरेक्टली डेयरी सेक्टर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो वो सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आज के टाइम पर 50,000 से ज़्यादा गाय भैंसों की जान जा चुकी है इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। और सबसे ज़्यादा जो जाने गई हैं वो राजस्थान में देखने को मिलेगा, देन पंजाब, देन गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन महाराष्ट्र, यूपी और देन उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड। ये कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हो गई ये बात। आगे आते हैं। अब देखो बात यह है कि आखिरकार इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पर यह है कि जो ये गाय भैंस है ना, ये हमारे डेयरी सेक्टर को चला रही हैं, और अगर यहाँ पर इनको कुछ होता है तो डायरेक्टली डेयरी सेक्टर में नुकसान होगा। और अगर यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये नुकसान होगा तो लंपी स्किन डिजीज़ अगर जिस प्रकार से फैल रहा है, ये सिचुएशन और बुरी क्रिएट हो सकती है। ये डायरेक्टली हमारे डेयरी सेक्टर को 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है दुनिया का एक नंबर 1 पर आने वाला मिल्क प्रोड्यूसर है। हम लोग सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, और अगर इस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से गाय भैंसों की जान जाती रही तो फिर मिल्क का प्रोडक्शन अपने आप में कम हो जाएगा। और यहाँ पर आप कह सकते हो जो हमारी रैंक है वो यहाँ पर, हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर यह है कि बहुत सारे गाँव के अंदर देखोगे तो पूरा पूरा परिवार यहाँ पर 2 से 3 गाय पाल रहा है, 2 से 3 भैंस पाल रहा है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा पूरा परिवार। अब होता यहाँ पर यह है कि अगर वो गाय की मृत्यु हो जाती है तो इसके चक्कर में क्या होगा, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से कमाई हो पा रही थी, वो यहाँ पर कमाई ख़त्म हो जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में ये ज़रूर ध्यान रखना, ये जो वायरस है यानी कि जो लंपी स्किन डिजीज़ है, ये सबसे पहली बार ज़ाम्बिया के अंदर फैली थी 1929 में। उसके बाद यहाँ पर 2019 में बांग्लादेश में भी फैली थी। देन उसके बाद में इस साल आप लोग देखोगे ना, तो इस साल यहाँ पे गुजरात के कच्छ में ये सबसे पहली बार फैली। फिर उसके बाद में ये फैलती भी चली गई, अंडमान निकोबार तक पहुँची, वेस्ट इंडिया तक पहुँची। तो आज के टाइम पर ये पूरे भारत भर में लंपी स्किन डिजीज़ के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हो। क्लियर हो गया ये पूरा मामला। तो ये पूरा मामला आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझा दिया गया है। कुछ चीज़ें रिपीटेड हैं तो आप लोग आराम से यहाँ पर उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहो, वो ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। नव आते हैं आज की वोकेबलरीज़ के ऊपर। आज की क्या है इंपॉर्टेंट वोकेब्स। सबसे पहला वोकेब आपको देखने को मिलेगा वो है आउटरीच। आउटरीच मतलब उल्लंघन करना या फिर वॉयलेट। फिर उसके बाद में आता है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट मतलब सुधार होना या इम्प्रूव। तीसरा पेरिलियस। पेरिलियस मतलब जोखिमी या फिर डेंजरस। चौथा स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब प्रोत्साहन। फिर उसके बाद आता है फिल्थ। फिल्थ मतलब गंदगी या फिर डर्ट। तो ये सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सी वोकैब्स आप लोगों को नज़र आती हैं। बाकी कुछ 1-2 एडिटोरियल्स और हैं जो कि यहाँ पर पुराने वाले टॉपिक पर ही हैं, जिसको हमने कल डिस्कस किया था, नागालैंड वाला इशू और वो सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर कल हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो उन चीज़ों को आज ही दोबारा से पढ़ लेना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा नहीं। जो काम की चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें या फिर हम लोगों ने 3-4 दिन पहले पढ़ी हैं, उसको वापस से रिवाइज़ किया गया। जैसे एडिटोरियल में हम लोगों ने अर्बन फीडिंग वाला कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज़ किया है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो साल 2015 का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? विद रेफरेंस टू IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है? बताओ इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। बोथ 1 और 2 आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। इस बॉडी को बनाया गया था 1987 में। तो यहाँ पर इसको मिनी रत्न के नाम से भी हम लोग, मतलब एक बेसिकली मिनी रत्न कंपनी देखने को मिलेगी।
नाम से नहीं, मिनी रत्न कंपनी देखने को मिलेगी। ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह। तो यहाँ पर इस वजह से जो इसका सी है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि बोथ 1 और 2। क्लियर हो गया। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।